हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले दे रखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ नाम क्यों पड़ा कि फर्स्ट लॉ जो है पहले आ गया था, उसके बाद जब ये लॉ आया तो ये देखा गया कि ये तो इससे पहले का लॉ है, मतलब इससे पहले आना चाहिए था। तो अब क्योंकि फर्स्ट नाम आ चुका है तो इसका नाम पड़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात करें तो यहाँ पर आपके चार हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल चार आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, थ्योरेटिकल है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ। ये क्या कहता है कि मान लीजिए ए है और बी है, ये दो सिस्टम हैं, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है सी, जो कि आपस में कांटेक्ट में है, किससे? ए से और बी से। तो ए और सी कांटेक्ट में है और सी और बी कांटेक्ट में है। अब यहाँ पर कांटेक्ट का मतलब एक तरह से क्या कहना चाह रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि आपके अगर दो सिस्टम है ए और सी, और ये आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सी और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आपके ए और बी भी आपस के में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत सिंपल है और इस पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, ए और बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन ए सी से इक्विलिब्रियम में और सी बी से इक्विलिब्रियम में, तो नो डाउट ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ए और बी का हीट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन ए और सी इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर सेम हो गया आपके, और सी बी के इक्विलिब्रियम में सी बी के साथ, तो टेम्परेचर सेम हो गया, तो इनडायरेक्टली ए और बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब आपके मेन जो है वो क्वेश्चन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जब क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वहां पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है और एक आपके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से लॉ से रिलेटेड है, मतलब फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है या सेकंड से रिलेटेड या थर्ड से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर अलग अलग जो स्टेटमेंट है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अगर ये स्टेटमेंट आता है एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो वो पूछेगा ये कौन से थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है? तो आंसर क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो होल जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जा क्या है? नियत है। ये कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? अब देखिए, कंजर्वेशन जो है लॉ का, वो एनर्जी का, वो क्या बता रहा है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या बता रहा है? इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो ये भी आपके क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट ये हो गया एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एक स्टेटमेंट ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण उसका किया जा सकता है। तो ये आपके स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। ये मैंने आधा ही लिखा है, पूरा बोर्ड भर जाता। तो यहां पर ये आधा स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन, मतलब ऐसी मशीन बनाना क्या है? इम्पॉसिबल है। अब कैसी मशीन बनाना? ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है कि जो काम तो करे लेकिन कोई ऊर्जा का सोर्स उसको ना दिया जाए। कहने का मतलब है कि जितनी भी मशीनें हैं वो क्या करती है? काम तो करके देती है आपको, लेकिन उसके लिए आपको उसके बराबर वर्क जितना करे उसके बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है कि वो काम तो करे लेकिन एनर्जी कंज्यूम ना करे। इसको एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पंखा है। पंखा अपने आप थोड़ा चलता है, आप क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, तब जाके पंखा क्या होता है? स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपने क्या करा? उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तब जाके वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है।
तो ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो काम करे लेकिन एनर्जी कंज्यूम ना करे। ये किसका स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो आइडिया, ये मतलब इससे रिलेटेड पॉइंट है, एक डिफरेंट पॉइंट है, मतलब ये लॉ को नहीं बता रहा, लॉ को तो ये स्टेटमेंट बता रहा है। अब ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब ये एक तरह से आप इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कह सकते इसको, ये एक इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, काफी सारी चीजें बता रहा है। ये हमने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पढ़े, बाद में हम मैथमेटिकल भी इसके फॉर्मूले और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके अलग अलग स्टेटमेंट पढ़े जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बता रहे हैं। अब जो लिमिटेशन है वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मैथमेटिकल तो बता रहा है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, कितनी हो रही है, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स की, लेकिन हीट का फ्लो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा। वापस से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका मतलब ये एक आप कह सकते हो इसकी लिमिटेशंस हो गई, मतलब एक कमी हो गई कि फर्स्ट लॉ काफी सारी जानकारी तो आपको दे रहा है लेकिन ये जानकारी या ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि हीट की जो फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, वो आपके फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके स्टेटमेंट है जो आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब बात आती है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं तो हम डिफरेंट फॉर्म में याद करते हैं कि भाई एक साइड हमने Q ले लिया या W ले लिया या E ले लिया। तो मेरा ये मानना है कि आप एक ही फॉर्म याद करो, अगर आप ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, एक फॉर्म याद करोगे तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का क्या है, डेल E इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, डेल E इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, या फिर आप इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं DE इक्वल्स टू DQ प्लस DW। अब यहां पर जो E है वो इंटरनल एनर्जी को बता रहा है। अब मान लीजिए जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे या मान लीजिए कोई MCQ देखेंगे तो वहां पर E की जगह U भी नोटेशन काम में लिया जाता है। तो आप चाहे तो E ले सकते हैं, आप चाहे तो U ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये डेल E का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बता रहा है। D अगर है मतलब वेरी स्मॉल चेंज की बात हो रही है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर वेरिएशन बहुत कम है तो DE और ज्यादा है तो डेल E। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ तो हमने डेल लिखा है जबकि यहाँ हमने सिंपल Q और W लिख दिया, डेल नहीं लिखा। कई बार क्या होता है कि आप जब आगे देखेंगे तो कहीं पर डेल Q लिखा हुआ है या Q लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, वो मैं बता दूंगा क्यों रखनी है। यहाँ पर डेल E लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सिंपल Q लिखा हुआ है और W लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तो डेल E का मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात कर रहे हैं। Q जो है वो हीट है और W जो है वो वर्क है। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो वहां पर डेल E के सामने डेल Q या डेल W नहीं लिखते। उसका कारण क्या है कि E जो है इंटरनल एनर्जी वो स्टेट फंक्शन है, जबकि हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। तो डेल E बता रहा है इंटरनल एनर्जी में चेंज। अगर मैंने सिंपल Q भी लिख रखा है इसका मतलब हीट में चेंज बता रहा है। किस में बता रहा है? हीट में चेंज, और ये आपके पाथ फंक्शन है। और W क्या बता रहा है? वर्क। अब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, अभी हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो ये आपको सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ याद करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पहले जो था साइन कन्वेंशन डिफरेंट था और लेटेस्ट जो है वो साइन कन्वेंशन डिफरेंट है। तो पहले हो सकता है अगर आप कोई पुरानी बुक देखें तो आपको इस फॉर्मूले में डिफरेंट फॉर्मूला दिखाई दे सकता है, लेकिन जो न्यू साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो आप इसी को कंसिडर करें और ध्यान रखें कि न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बहुत पुराना पेपर देख रहे हो, उसमें आपका आंसर इससे डिफरेंट आ जाए। वो कारण क्या है कि उस टाइम पे साइन कन्वेंशन पुराना ही चलता था, तो आंसर डिफरेंट होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। डेल E इक्वल्स टू Q प्लस W, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सिंपल Q का मतलब हीट चेंज है। तो अगर हम हीट चेंज की बात करें तो अगर फॉर्मूले में डेल Q भी लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो हीट चेंज को बता रहा है, और Q भी लिखा हुआ है वो हीट चेंज को बता रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेल E इक्वल्स टू Q प्लस W,
दूसरा आपने क्या कहा, डी ई इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, साइन कन्वेंशन। क्या है साइन कन्वेंशन। अब यहां पर हमने क्या कहा कि हमने फॉर्मूला जो लिखा उसमें हमने तीन चीज की बात करी। एक तो बात करी हीट की, हीट चेंज, सिस्टम को हीट दी जा रही है या सिस्टम से हीट ली जा रही है। दूसरी हमने बात करी वर्क की, कि भाई सिस्टम कार्य कर रहा है या सिस्टम पर कार्य हो रहा है। तीसरी बार हमने बात करी इंटरनल एनर्जी की, आंतरिक ऊर्जा की। अब ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज को बता रहा है। अब साइन कन्वेंशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, साइन कन्वेंशन आपके Q और W के लिए दे रखे हैं। बाकी इंटरनल एनर्जी का मतलब तो सिंपल है, अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव और घट रही है तो नेगेटिव, डेल ई। साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये आपके क्या है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर कार्य हो रहा है। सिस्टम पर कार्य का मतलब क्या है, जैसे मैंने गैस का पिस्टन बताया था, गैस का पिस्टन मतलब सिलेंडर, ये आपके गैस सिलेंडर है और ये पिस्टन है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य हो रहा है, इसका मतलब जो है ये आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या कर रहा है, उसको नीचे कर रहा है, मतलब पिस्टन को नीचे कर रहा है। तो सिस्टम पर कार्य हो रहा है, तो जब सिस्टम पिस्टन को नीचे करेगा तो वो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, मतलब कंप्रेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है। यही साइन कन्वेंशन चेंज हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या आता है, चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है, कंप्रेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक सिंपल सा जो मीनिंग है या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो डेल वी जो है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। कंप्रेशन की हम बात करते हैं तो डेल वी क्या आता है, नेगेटिव। तो अगर डेल वी नेगेटिव है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क का और डेल वी मतलब वॉल्यूम में चेंज का जो नोटेशन है वो अपोजिट चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले सेम होता था पुराने टाइम में, लेकिन नए वाले में हमने ऐसे पढ़ रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम, अब सिस्टम खुद कार्य कर रहा है, तो जब सिस्टम खुद कार्य करेगा तो एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन होगा तो वहां पर डेल वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन होगा तो उस केस में डेल वी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर डेल वी पॉजिटिव है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि हम जब नोटेशन देखते हैं तो देखिए पहले एक कमी थी नोटेशन में कि जब आपके साइन आते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल साइंस है। तो आप इसको सिंपल सा ऐसे समझो कि मैं सिस्टम हूं, अब मैं खुद काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, खुद काम करूंगा, भाग भाग के काम कर रहा हूं। तो मेरी सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, नो डाउट काम करूंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके से एनर्जी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव होगा और घट रही है तो नेगेटिव होगा। ये कॉमन साइन कन्वेंशन है, उसमें आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। अब चाहे वो वर्क हो, चाहे हीट हो, चाहे इंटरनल एनर्जी, कुछ भी हो, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी बढ़ी या कम हुई। अब सिस्टम खुद काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब वो क्या है, नेगेटिव वर्क है। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम में मतलब एक्सपेंशन है तो वो नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम में मतलब कंप्रेशन है तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर वर्क का और डेल वी का साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क नेगेटिव, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव। इसके बाद हीट, हीट का सिंपल है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव होगी। हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट बाहर जा रही है। तो जब हीट बाहर जाएगी तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है ओवरऑल वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या होगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आगे हम वर्क के अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे डिटेल में। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये आप ध्यान रखना, वर्क का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के फॉर्म में है पीडीवी, और ये आपके नेगेटिव साइन है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल जब हम पहले पढ़ते थे तो W इक्वल्स टू सिंपल पीडीवी लिखा हुआ मिलता था। तो अगर वहां पर प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है या कोई वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम W इक्वल्स टू पीडीवी कह सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, मतलब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो नेगेटिव आना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव लगाया। क्यों, क्योंकि अगर डीवी पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया।
और अगर डीवी नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो अगर यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में W की वैल्यू रखूंगा तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो अभी हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो आपने क्या ध्यान दिया, डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डी ई इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मैं डेल क्यू भी लिख दूं या डेल डब्ल्यू भी लिख दूं, उसका मतलब वही है, वर्क का मतलब डब्ल्यू है। अगर कहीं पर डेल डब्ल्यू भी लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनली डब्ल्यू ही होता है। और क्यू लिखा हुआ है उसका मतलब भी हीट चेंज है, और गलती से अगर कहीं पर डेल क्यू लिखा हुआ है उसका मतलब भी क्या है, हीट चेंज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। एक्सपेंशन होगा तो वर्क नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क पॉजिटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल आएगा वर्क पे तो वहां पर आपके दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो वहां पर आप प्लस माइनस की गलती कर देंगे। तो इसके लिए आपको ये साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर एक्सपेंशन है तो वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन है तो वर्क पॉजिटिव। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि आपके इंटरनल एनर्जी आ रहा है जिसको हमने ई से बताया, और इंटरनल एनर्जी में चेंज को डेल ई से बताया, जिसको मैंने आपको कहा कि उसके लिए नोटेशन यू भी काम में लिया जा सकता है। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है, तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी which depend upon its chemical nature, temperature, pressure, volume and mass। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, तो उसकी एक इंटरनल मतलब उसकी एक एनर्जी से वो जुड़ा हुआ होता है, जो किस पर निर्भर कर रही है, उसकी प्रकृति पर, मास पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर, ईटीसी। उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की थ्योरी में या डेफिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाना कि हर पदार्थ की उसके नेचर की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की वजह से, मास की वजह से एक एनर्जी होती है जिसको हम आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी कहते हैं। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि पहला पॉइंट क्या है, स्टेट फंक्शन। कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर आपने सिस्टम जो है वो एक जगह से स्टार्ट करा, उसकी एक स्टेट है, और आगे आप उसको लेके गए किसी भी प्रोसेस के थ्रू, वो एक दूसरी स्टेट में पहुंच गया। तो जब हम इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो वहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये अभी यहाँ पर है ए स्टेट में और ये यहाँ पहुंच गया बी स्टेट में, तो इंटरनल एनर्जी अगर मैंने कहा इसकी E1 है तो इसकी क्या है, E2। अब ये आप ए स्टेट से बी स्टेट आप किसी भी पाथ से लेके जाएं, उस पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि ए से बी आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं तो वहां पर इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पर। मतलब यहां से यहां आप इसको ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाएं, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, फिक्स। मतलब वो क्या है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, E1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, E2, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। स्टेट फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। इसलिए हमने फॉर्मूले में डेल ई लिखा था, क्यू के लिए या हम डब्ल्यू के लिए नहीं लिखते बेसिकली। चलिए आगे बात आती है, E इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल किस पर निर्भर कर रही है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी वेरी करेगी, और अगर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको आप कैसे देखते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे प्रोसेस, उसमें मैंने एक प्रोसेस कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, या आइसोथर्मल प्रेशर है, ओ आइसोथर्मल प्रोसेस है, अलग अलग ऑप्शन आएंगे कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब आपको जैसे ही आइसोथर्मल आएगा आपके दिमाग में क्या आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट आपको ऑप्शन में ना मिले, कुछ और मिल जाए, तो फिर कैसे करेंगे? आप बोलेंगे तो मैंने जो रट्टा मारा था कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो तो ऑप्शन में नहीं है। वहां पर फिर ये फंक्शन काम आएगा। क्या फंक्शन है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये आपको याद करना है। लेकिन एक क्लॉज जोड़ दिया मैंने, क्लॉज का मतलब एक कंडीशन जोड़ दी। क्या कंडीशन है कि ये जो कथन है ये सत्य है, लेकिन किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। और बेसिकली जब हमको कुछ स्पेशली मेंशन नहीं करा है तो हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं, ये आप मान लीजिए। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही। और थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी बात क्या है, या हम कहें कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम मेजर नहीं करते, या हम कह सकते हैं मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की नहीं निकालनी, मुझे निकालना क्या है, उसमें चेंज। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, चेंज में ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं कि भाई हमने इतनी हीट दी तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, वर्क कितना हुआ। तो हम जो भी बात करें चेंजेस के फॉर्म में बात करें, एग्जैक्ट उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है उसको हमको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो हम चेंज की बात करें, टेम्परेचर का फंक्शन है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अब ये तो हमने बात करी आइडियल गैस की, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर आइडियल गैस ना हो तो क्या होगा। तो क्या होगा वो मैंने यहां लिख रखा है। अगर मैं बात कर रहा हूं रियल गैस की, आइडियल की तो बात हो गई, अगर मैं बात कर रहा हूं रियल गैस की, तो उसमें एक फैक्टर और जुड़ गया। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का तो फंक्शन है ही है, साथ में किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैंने गैस ली, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, और मैं उसका वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, उसको मैं बढ़ा भी सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। वापस से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या करा, गैस ली, अब ये कौन सी गैस है अभी मैं आपको नहीं बता रहा, मेरे पास गैस है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा और मैं इसके वॉल्यूम को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। अब अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है इसका मतलब क्या हुआ, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही। टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट कर ही दिया है, तो कोई भी फैक्टर किसी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके लिए बाकी फैक्टर कांस्टेंट करने होते हैं। मैंने क्या करा, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, अब मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही मतलब वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद अगर मैंने वॉल्यूम चेंज करा और इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई मतलब वो कौन सी गैस है, रियल गैस है। क्लियर। इसको एक बेस्ट एग्जांपल से बताता हूं कि आपने क्या करा, पानी जो है उसको आप गर्म कर रहे हैं, अब 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर है, और जैसे वो वेपर बनाता है तो उसका भी टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री। तो चाहे हम बात करें 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर की या 100 डिग्री टेम्परेचर पर आप उसको स्टीम कह सकते हैं, वेपर कह सकते हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अगर उसको मैं आइडियल गैस मानता तो इंटरनल एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, जबकि इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, लेटेंट हीट, हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर को या कोई भी लिक्विड है उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो जो हीट है उस वजह से इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये रियल गैस के लिए होता है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, बाद में भी आएगा आपके, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि जो भी आप क्वेश्चन करें तो उसमें कोई गलती के चांस ना रहे। चलिए आगे आ जाते हैं। ये हमने बात करी इंटरनल एनर्जी की। अब कई बार इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले भी पूछ लेता है। अब नॉर्मली जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां फॉर्मूले आते नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है लेकिन क्योंकि मिलता जुलता है तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको, फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात हो रही है। अगर मैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की बात करूं तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, E = 3/2 RT। मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, E = 3/2 RT। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, यहां पर लिखा हुआ 1 मोल, ये आपको ध्यान रखना, अगर 1 मोल लिखा हुआ है तो आर आ रहा है। इसी के नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, E = 3/2 kT, ठीक है, ये लिखा हुआ है फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब यहां पर आर तो क्या है, गैस कांस्टेंट है, के क्या होता है, के होता है आपके बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और के और आर में रिलेशन क्या है, के = R/Na।
अगर आप r को अवोगाद्रो संख्या से भाग देंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो अगर एक मोल के लिए तो फॉर्मूले में r आएगा और अगर एक मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूले में k आएगा। बात समझ में आ गई? तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस? 3/2 RT भी है और 3/2 KT भी है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, एक मोल के लिए पूछा है या एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा है। क्लियर? चलिए, हीट कंटेंट और एंथैल्पी। अब देखिए, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये कि हमारा दिमाग चल रहा है। अब हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई हम अपने दिमाग पे इतना जोर क्यों डालें? भाई जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एक चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमको 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, 10 चीज पढ़ने की जरूरत क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी एक फॉर्म ऑफ हीट ही है, या हम कहें स्पेशल कंडीशन में हीट चेंज जो है एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? भाई हीट है तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? तो इसको पढ़ने की जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हीट जो है वो आपके क्या है, पाथ फंक्शन है। तो हमको ऐसे डिफरेंट पैरामीटर चाहिए जो कि पाथ फंक्शन ना होके क्या हो, स्टेट फंक्शन। तो इसलिए हमने एक कंसेप्ट जो है हीट से मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर हीट में और इसमें डिफरेंस क्या है कि वो आपके क्या है, पाथ फंक्शन है, ये आपके क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो इसमें एक स्पेशल कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। क्लियर? अब हीट कंटेंट कहो या एंथैल्पी कहो, उसका फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू पी प्लस वी, सॉरी H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, ये फॉर्मूला है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में एक्यूरेट जो वैल्यू है उस पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करते, हम एक्चुअल में उसमें चेंज की बात करते हैं। बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, चेंज की। अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई सिस्टम की एंथैल्पी कितनी है, हम ये कहना चाह रहे हैं या ये हम जानने में इंटरेस्टेड है कि सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज कितना आया जब हमने दूसरे पैरामीटर चेंज किए। तो यहां पर जब हम डेल एच की बात करेंगे तो डेल एच क्या है, डेल ई प्लस पी डेल वी। देखिए नॉर्मली जब आप इसको चेंज फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक्चुअल में आता क्या है, एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी। इसको दो में अगर हम लिखें, जैसे मुझे पीवी का डेल फॉर्म में लेना है तो मैं इसको दो तरीके से लिखता हूं, पी डेल वी प्लस वी डेल पी, ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट होने से ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो ये दो टर्म बच गई, डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी। अब ये आपके एंथैल्पी में चेंज को बता रहा है, ठीक है? तो ये आपके एंथैल्पी में चेंज को बता रहा है और इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपके स्टेट फंक्शन है, जबकि हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती, ठीक है? तो ये हीट कंटेंट है और एंथैल्पी इसको हम कहते हैं। अब ये हीट से कैसे रिलेट करता है या हीट से कैसे मिलता जुलता है और कब ये हीट के सेम हो सकता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा एंथैल्पी क्या है, H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ये हमने पढ़ लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह रहा है फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो वहां पर हम एंथैल्पी चेंज कैसे मेजर करें। तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ आइडियल गैस। अब इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, आइडियल गैस का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला जो हम निकाला है ये आइडियल गैस मान के निकाला है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप ये मत बोलना सर ये तो आइडियल गैस है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अब आइडियल गैस का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब अगर मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, रिएक्शन, तो वहां पर जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं या वेरी करते हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। तो वहां पर आपके जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स में। किस में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी की तो हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर। साथ में मैंने टेम्परेचर भी मान लीजिए कांस्टेंट कर दिया। तो बेसिकली जो मोटी मोटी बात आ रही है वो ये आ रही है कि अब अगर मैं बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दूं तो वहां पर जो वेरिएशन चल रहा है वो किस में चल रहा है, वॉल्यूम में और
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब क्योंकि गैसियस इक्वेशन है तो मॉलिक्यूल्स किसके होने चाहिए, गैस के होने चाहिए, लिक्विड सॉलिड के नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो PV इक्वल्स टू nRT है। अब मैंने क्या कहा कि बाकी सारी चीजों को मैं कांस्टेंट मानूं तो दो मोटी मोटी चीज वेरी कर रही है, वो है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो P डेल V है वो किसके बराबर है, डेल nRT के, और साथ में स्पेशली मैंने लगा दिया जी का मतलब गैसियस होनी चाहिए। तो P डेल V को मैंने क्या लिख दिया, डेल NGRT लिख दिया। तो यहां पर ये फॉर्मूला आ गया डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NGRT। तो ये कैसे आया, ऊपर से डेल H इक्वल्स टू डेल E तो सेम ही है, और P डेल V को मैंने क्या करा, आइडियल गैस इक्वेशन से कोरिलेट करके डेल NGRT लिख दिया। अब ये डेल NGRT है क्या, डेल NGRT है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, या मोल्स आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब आप सोचेंगे ये तो सुनने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, कुछ नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, उसके बाद आपके चेक करिए कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट की साइड में गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं या गैस के मोल्स कितने हैं, और रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दीजिए, डेल NG आ जाएगा। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपके। तो ये जो फॉर्मूला है डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NGRT इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा तो फॉर्मूला एग्जाम में मान लो एक बार पूछ भी लिया तो बार बार तो रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या पूछते हैं, जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं डिफरेंट रिएक्शन के लिए तो वहां पर ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन क्या आता है, अगर मैं 3 कैटेगरी बनाऊं तो पहली कैटेगरी क्या है कि डेल NG की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। तो 3 कैटेगरी बनेगी कि डेल NG की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो मैंने 3 कैटेगरी बना ली, डेल NG पॉजिटिव, डेल NG नेगेटिव और डेल NG जीरो। जब ये कैटेगरी मैं बना रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन आएगा। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये फॉर्मूला है डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NGRT। अब यहां पर मान लीजिए मैंने कहा A इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये मैंने लिखा, एक इक्वेशन सिंपल से लिखी, A इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने कहा कि ये जो C है ये पॉजिटिव है, ये C क्या है, पॉजिटिव है, तो A और B में से बड़ा कौन होगा, बड़ा मतलब ग्रेटर कौन होगा। तो आप सोचेंगे कि सिंपल ही तो है, क्या बड़ा होना चाहिए। अब आप कई बार हो सकता है कंफ्यूज है, मेरे हिसाब से तो A बड़ा होना चाहिए B से। कैसे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने क्या करा, 10 इक्वल्स टू 7 प्लस 3। अगर इस टर्म में मैं कुछ जोड़ रहा हूं और फिर दोनों को मिला के ये इसके बराबर है तो ये वाली टर्म बड़ी है। कब, जब ये टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं डेल NG की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें कुछ जोड़ने के बाद ये एंथैल्पी के बराबर है, इसका मतलब एंथैल्पी क्या है, ग्रेटर देन है। ये आपको रिलेशन इस टाइप से याद रखना होगा, एग्जाम में पूछते हैं। अगर डेल NG की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल H जो है डेल E से ज्यादा होगा। दूसरा केस, अगर डेल NG की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो आप इसको ऐसे समझो कि भाई ये मैंने क्या करा, नेगेटिव कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव कर दिया तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है, अब प्लस माइनस का साइन की अगर हम वैल्यू रखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ तो माइनस आ जाएगा। तो अब बी में से मैं कुछ घटा रहा हूं उसके बाद ए आएगा, इसका मतलब बी की वैल्यू बड़ी है। अब आप इसको ऐसे समझो कि यहां पर आपके 10 है, ठीक है, यहां लिख देता हूं, चलो ये 10 है। अब मैंने कहा कि ये 13 है और इसके साथ जो मैंने प्लस कर रहा था वो नेगेटिव में वैल्यू है, मैंने क्या, -3 नेगेटिव में है। तो अब ओवरऑल आप क्या कह रहे हैं कि 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब इसमें से मैंने कुछ घटाया है तब जाके वो इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये बड़ा है। उस केस में आपके क्या है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो ग्रेटर होगा किससे, एंथैल्पी में चेंज से। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये ज्यादा है, ये कम है, ये बराबर है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये मैं आपको बेसिकली एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में या याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये जीरो आ गया तो बात ही खत्म हो गई, भाई ये जीरो, इसको भूल जाओ, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर डेल NG की वैल्यू पॉजिटिव है
तो उस केस में रिलेशन क्या होगा, एंथैल्पी ज्यादा होगी, एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा होगा, etc। दूसरा, एक तो वो क्या है, ये दे दे और पूछे कि इसमें क्या रिलेशन होगा। दूसरा, वो ये ना दे, वो इक्वेशन दे दे। अब वो कहेगा ये इक्वेशन है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, वो तो सेकंड थिंग है। पहले तो इस इक्वेशन से आप डेल एन जी निकालो कि क्या आ रहा है। भाई डायरेक्ट खुद दे देगा तो फिर आपकी मेहनत कम हो गई ना, तो आपको भी मेहनत करनी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, डेल एन जी आपको निकालना है। इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन केवल समझाने के लिए कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल लिए, समझ में आ गया तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अब देखिए डेल एन जी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसमें आप हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना गैसियस को। तो सबसे पहला काम आपको जब डेल एन जी निकालना है, आप इक्वेशन में चेक करो कि गैस ही दिख रही है ना, लिक्विड या सॉलिड तो नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें गैस दिख रही है, गैस दिख रही है, गैस दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने हैं, एक, एक दो, रिएक्टेंट के कितने, एक। तो जब आप डेल एन जी निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट +1, इस केस में क्या आ जाएगा, +1। नीचे वाले केस में निकालना है, तो यहां पर चेक करो, गैस है, गैस है और गैस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर आपको ऐसे नहीं कि ये दिख रहा है कि एक वैरायटी है और ये एक वैरायटी, वैरायटी नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी काउंट होंगे। जैसे यहाँ पर अमोनिया है लेकिन आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट में 2, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कितने, 1 और 3 4, तो -4 होंगे, तो ये आएगा -2। इसका मतलब नेगेटिव आ रही है वैल्यू। डेल एन जी की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, +1, इसकी आ रही है -2। उसके बाद अब जब ये इक्वेशन आई तो यहां पर ये देखो अंडरलाइन कर लिया मैंने, सॉलिड है, काउंट नहीं होगा। प्रोडक्ट के कितने हैं, 1, रिएक्टेंट के कितने हैं, 1, 1 - 1, 1 - 1 0। क्लियर। तो यहां पर वो ये रिएक्शन दे सकता है और रिएक्शन देने के बाद कह सकता है कि इसके लिए सही इक्वेशन होगी। तो सही इक्वेशन होगी तो डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अब डेल एन जी की वैल्यू वहां से पुट कर लो, +1 आ रही है कि -2 आ रही है कि 0 आ रही है। या फिर वो ये रिएक्शन दे दे कोई सी भी, फिर कहे कि बताओ कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा, कैसे भी पूछ सकता है। होता क्या है कि जो स्टूडेंट रटता है तो वो एक फिक्स चीज रटी, अगर एज इट इज लैंग्वेज आएगी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आपने चीजों को समझा है, कंसेप्ट लर्निंग करी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है, तो वो उस कंसेप्ट से कैसा ही क्वेश्चन बना ले वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो आपको रट्टालॉजी पे बेस्ड या डिपेंड नहीं रहना है। जो चीजें हमको आनी चाहिए या याद होनी चाहिए वो तो करनी है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको उन चीजों को यूज करना आना चाहिए कि भाई ये कंसेप्ट मैंने सीखा या ये फॉर्मूला सीखा तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझसे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जैसे ये मैं आपको 10 में से 7 जोड़ा माइनस करा, इसकी जरूरत क्या थी, सिंपल सा मैं बोल देता कि भाई ये प्लस है या माइनस है, ज्यादा होगा बड़ा। वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर सॉल्व करने के लिए आपको आसानी रहे, मतलब उसको अप्लाई करना आपको आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट कैपेसिटी। अब देखिए हीट कैपेसिटी को जहां तक मुझे ध्यान है हिंदी में ऊष्माधारिता कहते हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। इसका मतलब मात्रा पर निर्भर करती है। अगर मैं कहूं मोलर तो फिर वो इंटेंसिव हो जाएगी क्योंकि मैंने मात्रा फिक्स कर दी, अब उस पर निर्भर नहीं कर रही। अब हीट कैपेसिटी होती क्या है, तो हीट कैपेसिटी को आप ऐसे समझो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कोई आपके पास पदार्थ है, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ रही है वो उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने कहा सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मैंने हीट दी, कितनी हीट दी, 100 कैलोरी, और इसका जो टेम्परेचर है अब कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो अब आप सोचेंगे
डेफिनेशन क्या है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो उसकी डेफिनेशन है। अब आप देखेंगे कि 100 डिग्री से, मतलब सॉरी 100 कैलोरी हीट देने से टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ा, पहले था 25 डिग्री, अब हो गया 30 डिग्री, मतलब कितने डिग्री बढ़ गया, 5 डिग्री। तो अब आपने दिमाग क्या लगाया कि 100 कैलोरी हीट देने से कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा, या उसको उल्टा लिख सकता हूँ 5 डिग्री, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 100 कैलोरी हीट चाहिए। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितनी चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 20। इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 कैलोरी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपने इसको निकाला कैसे कि जितनी हीट दी वो ऊपर और जितना टेम्परेचर में चेंज आया वो नीचे, तो उससे क्या हो गया, पर डिग्री आ गया। तो यही फॉर्मूला आपके डी क्यू बाई डी टी, क्यू ऊपर और टी नीचे। तो कई बार आप इसको ऐसे समझेंगे कि जब चीज़ों को हम फॉर्मूले याद करते हैं हमको वैसे याद नहीं होते, लेकिन अगर हमको कोई न्यूमेरिकल दे तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देते बिना फॉर्मूले के, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगता है। ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज कही थी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो कैसे, अब आप इसको ऐसे समझो कि मैं 1 गिलास पानी गर्म कर रहा हूँ और मैं 10 गिलास पानी गर्म कर रहा हूँ, दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, तो दोनों में से ज्यादा हीट किस में देनी पड़ेगी, जिसका पानी ज्यादा है या जिसका मैटर ज्यादा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है मैटर पे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आगे आ जाते हैं हीट चेंजेस। ये तो हीट कैपेसिटी की बात हो गई, ऊष्माधारिता कहते जाते मुझे ध्यान है। हीट चेंजेस, अब हीट में चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा कि हीट जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, जबकि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करूंगा, या जब मैं टेम्परेचर में चेंज की बात करूंगा, या जब मैं एंथैल्पी में चेंज की बात करूंगा, तो वहां पर मुझे स्पेशल कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है या कौन सा प्रोसेस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी चेंज में, इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ रहा हूं मैं, तो वहां पर मुझे स्पेशली बताने की जरूरत है कि कौन सा प्रोसेस है, फिक्स वैल्यू है। लेकिन जब मैं हीट को स्टडी कर रहा हूं, तो वो क्योंकि पाथ फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो वहां पर फिर मुझे कंडीशन अप्लाइड करके स्पेशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि हीट के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं, और सिमिलरली वर्क के भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला आ रहे हैं। तो आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी का कोई फॉर्मूला है तो वो फिक्स है, उसमें अलग अलग कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, अलग अलग कंडीशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात हीट की और वर्क की आएगी तो आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, ये फर्क है। तो अब हम बात कर रहे हैं हीट चेंज की। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम केवल हीट की बात नहीं करेंगे, हीट में चेंज की बात करेंगे। तो अगर नोटेशन क्यू लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी हीट चेंज है, और अगर कहीं पर डेल क्यू लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी हीट चेंज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डिपेंड करना है कंडीशन पे। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो वहां पर भावनाओं को समझना है। हीट चेंज दे रखा है, पहली कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब जैसे मैंने आपको कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपके दिमाग में प्रोसेस आ जाना चाहिए। कौन सा प्रोसेस, कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा, मैं आपको पढ़ा दिया। अब आप सोचना, आपको आना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं बात कर रहा हूं। अब मैं कैसे निकालूंगा हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपसे क्या कहा था, एक फॉर्म याद करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। कौन सी फॉर्म, डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपको फॉर्म याद रखनी है। तो अब इस फॉर्मूले से मैंने अगर क्यू निकालना है मुझे, तो क्यू इक्वल्स टू डेल ई माइनस डब्ल्यू, ये मैंने लिख दिया। और क्योंकि मैंने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके साथ में मैंने ये v दिखा दिया। v दिखा दिया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट को बता रहा है। तो डेल ई माइनस डब्ल्यू। अब यहां पर मैंने आपको नया साइन कन्वेंशन बता रखा है। पुराने अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो यहाँ प्लस आज तो दिख जाएगा, तो इसलिए आपको पुराने पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल यही पढ़िए ताकि कंफ्यूजन ना हो। पुराने में नए में ये फर्क है कि प्लस माइनस का फर्क है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो W है वो फॉर्मूला क्या, माइनस पी डीवी। अब नए वाले में माइनस है, पुराना वाला लेते तो प्लस होता, और इसमें नए वाले में माइनस है, पुराना वाला लेते तो प्लस होता। तो ओवरऑल जब आप उसको पीडीवी के फॉर्म में लिखेंगे तो नोटेशन सेम हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, वर्क भी डिपेंड कर रहा है अलग अलग कंडीशन पर। अब यहां पर मैंने क्या कहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी, 0।
और 0 से P को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या हो गई 0। किस केस में? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्यू वी इक्वल्स टू डेल ई, मतलब आपको दो चीज पता चल गई कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या आएगा 0, और जो क्यू वी है मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर आएगा? डेल ई, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा था वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर आपके ना तो सिस्टम पे कार्य हो रहा है ना सिस्टम कार्य कर रहा है, तो वो 0 आ जाएगा। मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या आएगा 0। तो ये एक रिलेशन आ गया क्यू वी इक्वल्स टू डेल ई। दूसरी कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया तो क्या करें? फॉर्मूला तो यही है क्यू इक्वल्स टू डेल ई माइनस डब्ल्यू। अब मैंने यहाँ पी लिख दिया, तो शुरू में तो यही लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बता रहा है कि इसमें प्रेशर भी वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और ओवरऑल मैं इसको लिख सकता हूँ पी डेल वी। तो वर्क जो है मेरा क्या हो गया? एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, माइनस पी डेल वी। अब होता क्या है कि नए साइन कन्वेंशन में वर्क के साथ माइनस का फॉर्मूला आता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये माइनस जब आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा डेल ई प्लस पी डेल वी। ये आपके आ गया। अब होता क्या है कि पुराने वाले जो नोटेशन है उसमें क्या होता था कि Q इक्वल्स टू डेल ई प्लस डब्ल्यू कर देते थे। अब प्लस डब्ल्यू करते थे तो यहाँ पर W इक्वल्स टू पी डीवी प्लस में होता था, तो ये प्लस हटा और ये प्लस आ गया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर क्योंकि माइनस आ गया है तो इसलिए यहाँ माइनस आया है। ज्यादा बार बार नहीं बताऊंगा, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको तो यही याद करना है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्यू वी क्या था? डेली के बराबर था, और क्यू पी जो है वो किसके बराबर? डेली प्लस पी डेल वी, डेली प्लस पी डेल वी, ठीक है। और ये आपके जो डेली प्लस पी डेली वी है वो किसके बराबर है? एंथैल्पी चेंज के बराबर है। तो क्यू पी इक्वल्स टू डेल एच। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, भाई इंटरनल एनर्जी भी पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी भी पढ़ रहे हैं, हीट भी पढ़ रहे हैं, वर्क भी पढ़ रहे हैं। तो उन सब के कोई ना कोई रिलेशन निकलते हैं। रिलेशन क्या निकला कि अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं तो जो हीट चेंज है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आएगा, और अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो हीट चेंज है जो एंथैल्पी चेंज के बराबर आएगा। तो इंटरनल एनर्जी तो फिक्स है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा, और एंथैल्पी चेंज भी फिक्स है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन हीट जो है वो प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो हीट चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा, और अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वो आपके डेल एच के बराबर आएगा। क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। क्यूपी और क्यूवी इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू कम होगी। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्यूपी की वैल्यू ज्यादा होगी या क्यूवी की वैल्यू ज्यादा होगी। हीट कैपेसिटी के बाद आपके दे रखा मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये आपके क्योंकि मोलर शब्द लग गया तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई कितना पानी गर्म करना है, कम करेंगे ज्यादा करेंगे तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया मोलर, इसका मतलब एक मोल की बात हो रही है, तो एक मोल पानी गर्म करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए, तो यहाँ पर आपके मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब वही वाली बात कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हीट की, जैसे यहाँ लिखा हुआ हीट, तो हीट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम में आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई क्यूपी और कीवी अलग अलग आ रही है, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है ये आप मुझे बताइए। तो मोलर हीट कैपेसिटी की जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी कंडीशन अप्लाइड है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है या कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं कहता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये हमारा बेस फॉर्मूला है, इसमें अभी अमाउंट फिक्स नहीं था, अब मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया। तो अमाउंट कितना कर दिया? 1 मोल। पहली बात तो ये। दूसरा, मैंने कंडीशन अप्लाई लगा दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन लगाऊंगा तो ये जो हीट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट में। और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट जो है वो किसके बराबर आ रही है? इंटरनल एनर्जी में चेंज के। तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? सीवी। सीवी का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आपके मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। तो ये आपके एच जो हीट है वो किस में चेंज हो गया? इंटर एनर्जी में। तो ये हो गया डेल ई बाई डेल टी, नीचे आ गया बी। क्लियर?
सिमिलरली आपके अगर मैं प्रेशर की बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Cp क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल टी पी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होगा कि ये आपके जो हम बात कर रहे हैं टर्म की, वो आपके सिंपल है या मोलर है। जैसे मान लीजिए मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल एंथैल्पी दे रखी है या मोलर एंथैल्पी दे रखी है, उसको हम कैसे चेक करें। तो जब कहीं मान लीजिए न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर आप उसकी यूनिट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ केवल हीट है तो कैलोरी में होगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मोलर हीट है तो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके एंथैल्पी है तो जूल में होगा। अगर मैं कह रहा हूँ मोलर एंथैल्पी है तो जूल पर मोल हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार केवल लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मोलर है या नहीं है। वो यूनिट अगर आपके ध्यान रहेगी तो हेल्प रहेगी। तो सी वी इक्वल्स टू डेल ई बाई डेल टी वी और सी पी इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल टी पी।